हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उन सब को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उन सब को डिस्कस करेंगे। हर 4 क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। आप उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे उन सब के आंसर्स दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उन सब क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। जितना हो सकता है उतना कम मैं लेंथ रखूंगा इन वीडियोस की। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी वीडियोस हो जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट हो। कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी पहले क्वेश्चन से। देखिए आपके पास क्या गिवन है। अब जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वो हमसे क्या बोलता है कि अमंग Z स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल 30% आर द गर्ल्स, राइट। आपके पास एक स्कूल में Z स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30% आपके पास क्या है, गर्ल्स हैं, राइट। तो बाकी के बचे हुए 70% आपके पास ऑब्वियसली बॉयज हो जाएंगे, है ना। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि द एजेस ऑफ 60% ऑफ द गर्ल्स एंड 60% ऑफ द बॉयज ऑफ द स्कूल आर लेस देन 15 ईयर्स। मतलब क्या हुआ, सिंपल, कि इसमें से कितने 60%, तो मैं बोल सकता हूं ना कि 30% का 60% इनकी एज जो है वो 15 ईयर्स से लेस है। इसी तरीके से बॉयज के केस में भी इनमें से मतलब 70% का 60% इनकी एज लेस है 15 ईयर्स से, ठीक है। उसने हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी एज लेस है 15 ईयर्स से टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी एज या तो 15 साल है या फिर 15 साल से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारे पास वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना जिनकी एज 15 साल से कम है। मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में करनी है कैसे, जब भी आप डेटा को नोट डाउन करें ना तो देखते हुए चलिए कैलकुलेशन किस तरीके से आपकी बेटर हो सकती है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊं फिर वैल्यूज को लिखूं फिर ऐड करूं, वो थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेक इन हो जाए। आप यहां पर क्या करेंगे, देखा दोनों को ऐड करना है तो हम 60% मतलब 0.6 को हम बाहर ले सकते हैं और अंदर इन दोनों को सिर्फ मैं ऐड कर दूं, मतलब कितना, 100%। ये मैं लिख सकता हूं ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 60% टोटल स्टूडेंट्स में से आपके क्या है, उनकी एज 15 साल से लेस है। तो बाकी के बचे हुए 40% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जिनकी एज 15 साल या फिर उससे ज्यादा होगी। इजंट इट, क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा, यही तो पूछा है ना कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 15 साल से कम है और ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज या तो 15 साल है या फिर उससे ज्यादा है, उसका हमें रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 60% और 40% का सिंपल रेशियो, मतलब 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन में लग रहा है आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाकर आगे की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस टाइम से बोला है कि एक टेस्ट में अ पर्सन गेट 50% ऑफ द मार्क्स एंड स्कोर्ड 12.5% मोर देन द पासिंग मार्क्स। मतलब क्या हुआ कि एक किसी टेस्ट में स्टूडेंट ने 50% मार्क्स स्कोर करे, ठीक है, और 12.5% मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर करे। तो एक काम करते हैं, अगर मैं पासिंग मार्क्स को मान लो कितना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन, देखो 12.5% ज्यादा को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 9/8 लिखते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आनी चाहिए कि इसको फ्रैक्शनल वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू लेना चाहें, अगर मैं पासिंग मार्क्स मान लो कितना, 80 मान लो, तो इसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स कितने आए, 90 आए हैं। और 90 क्या है, वो 50% है टोटल मार्क्स के। मतलब इसके अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। इजंट इट और नॉट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले हमने देखा, उसने हमसे ये बोला है कि उसके मार्क्स जो है ना वो 12.5% ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। 12.5% को हम 9/8 लिख सकते हैं। तो अगर पासिंग मार्क्स 80 होंगे तो उसके मार्क्स कितने आए होंगे, 90 आए होंगे। और उसने हमसे ये भी बोला है कि ये जो उसके मार्क्स है ना वो 50% है किसके, टोटल मार्क्स के। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स आपके पास 180 होंगे हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब आगे वो क्या बोलता है कि इफ हिज स्कोर्स इज रिड्यूस्ड बाय 33.33%, 33.33% का सिंपल सा मतलब होता है 1/3, और इससे अगर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब वो
2/3 हो रहा है किसका, जो ऑलरेडी था 90 थे, अब इसका 2/3 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 60 हो जाएगा। तो मतलब अब उसके मार्क्स कितने आ गए, 60 आ गए। तो आगे वो क्या बोलता है कि ही विल फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो देखो पासिंग मार्क्स कितने थे, 80 थे, अब उसके मार्क्स कितने आए हैं, 60 आए हैं। उसने बोला है वो फेल कितने मार्क्स से हो गया, 40 मार्क्स से। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो 20 होगा वो इक्वल्स टू किसके होगा, 40 मार्क्स के। इजंट इट, हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे हमने माने थे, 180 थे ना हमारे अकॉर्डिंग। तो अगर 40 मार्क्स 20 के बराबर हैं तो 180 किसके बराबर होगा, इंटू 9, मतलब 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया ना कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ टू सेक्शंस ए एंड बी इज 1:2। दो सेक्शंस है आपके पास ए और बी, उसके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो 1:2 दिया हुआ है, राइट। और उसने बोला है द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन ए एंड बी इज 80% एंड 70% रिस्पेक्टिवली। सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसको मान लो रेशियो है ना, तो इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो। उसने ये बोला है कि ए में से जो बॉयज हैं वो 80% है, इसका 80% मतलब 8 हो जाएंगे। सिमिलरली बी में से 70%, इसका 70% मतलब कितने, 14 हो जाएंगे, राइट। तो वो ये बोलता है कि इसमें से बॉयज हैं 8, इसमें से बॉयज हैं कितने, 14, राइट। हमें उसने डिफरेंस दे दिया किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स जो दोनों सेक्शंस में वो इसके बराबर हैं। मतलब क्या हुआ, देखो इसमें से गर्ल्स कितनी हो गई, 2, इसमें से गर्ल्स कितनी हो गई, 6। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 3 जो है, सॉरी 4, 4 बराबर दिया हुआ है किसके, 8 डब्ल्यू के। उससे हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमें निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, देखो 8 और 14 मतलब 22 थे। तो अगर 4 की वैल्यू कितनी है, 8 डब्ल्यू है, ये 4 की वैल्यू है, हमें 22 की सिंपल वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 टाइम्स क्या मतलब कितना, 44 डब्ल्यू। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया ना कि किस तरीके से हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्या है, इसमें बोला है उसने कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 52। 10 नंबर्स का आपके पास एवरेज दिया हुआ है 52। जब भी एवरेज वाले क्वेश्चंस है ना, कोशिश करो, देखो दो तरीके से ही जनरली सॉल्व होते हैं, एक आपका एलिगेशन यूज कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो सुना कि 10 नंबर्स ऐसे हैं जिनका एवरेज कितना है, 52 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 एंड द लास्ट 4, पहले 4 और लास्ट 4 की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर एलिगेशन को लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल से इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करो, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि पहले 4 और लास्ट के 4 मतलब दोनों में 4-4 कॉमन है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। किस तरीके से मैं समझाता हूँ, देखो। तो यहां से तो हमें समझ में आ गया कि टोटल इनका कितना होगा, 520 होगा। वो हमसे सिंपली ये बोलता है कि पहले 4 और लास्ट 4 का जो एवरेज है वो 68 और 34 है। अब देखो दोनों में 4-4 कॉमन रहेगा, इजंट इट। तो पहले जो 4 नंबर्स होंगे और लास्ट के जो 4 नंबर्स होंगे, बीच में 2 नंबर्स बचे हुए बिकॉज 10 टोटल नंबर्स है ना। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 68 लिखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, बट एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्टली 4 को कॉमन ले लेना है। और ये आपके पास 4 इंटू 32, तो मैं 34, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली 4 को कॉमन लेकर इन दोनों को ऐड कर दूं, चलेगा। कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये दोनों ऐड करेंगे तो 21102 हो गया। अब देखो कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, है ना। प्लस बाकी के इन दोनों का सम। आगे वो हमसे क्या बोल देता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द 5th एंड द 6th, देखो 5वां और 6वां इन दोनों का जो डिफरेंस है उसने दे दिया। अब देखो, अब ये डेटा लिखते टाइम ही मेरे को समझ में आ गया कि यहां से तो मेरे को सम मिल जाएगा, ठीक है, उन दोनों डिजिट्स का। और उसने डिफरेंस ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि दो नंबर्स का अगर सम दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस हमारे पास है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाती है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास छोटी वैल्यू आ जाती है। ये हमारे माइंड में है। तो बस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो सम कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो गया 8, 408, है ना। कितना बचा आपके पास, ये हो जाएगा 112, ठीक है। 112 दोनों का सम है और डिफरेंस उसने 16 दिया हुआ है। हमसे दोनों का रेशियो पूछा है उसने,
तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, दोनों को ऐड करा हमारे पास 8 2 1 मतलब 64 हमारे पास एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 36 और 12 मतलब 48। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स, अब देखो एक चीज को समझना, फिफ्थ और सिक्स्थ में कौन सा बड़ा है छोटा है हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि व्हाट कैन बी दी, मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी की बात वो कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर, तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। ध्यान से समझना, अगर इस क्वेश्चन में कैन बी की जगह पूछा होता कि व्हाट इज, वहां पर वो कंफर्म पूछता। हम यहां पर कंफर्म तो बता नहीं सकते, हमारे पास 64 आ रहा है और 48 आ रहा है, आपके पास रेशियो 64 मतलब इसको आप लिख सकते हो कितना 4:3, ये रेशियो भी हो सकता है, और 3:4 ये रेशियो भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज हमें फिफ्थ और सिक्स का पता नहीं है कौन सा नंबर है। तो यहां पर अगर इज होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, यहां पर कैन बी पॉसिबिलिटी की उसने पूछी है, तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिख जाए आप उसको टिक कर दो। अगर हम देखेंगे हमें थर्ड इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। हमने कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों नहीं लगाया, थर्ड क्यों लगाया, वो भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना और बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज m-6। ओके, 11 नंबर्स का आपके पास एवरेज दिया हुआ है m-6। उसने अगेन फिर यहां पर वही क्वेश्चन जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन करा था ना, कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 24 एंड एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स। तो देखो 11 नंबर है, उसने हमसे सिंपली बोला है कि स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 जो है उनका एवरेज 24 और 40 दिया हुआ है। सिक्स नंबर उसने, ये जो यहाँ पर सिक्स नंबर है वो 54 दे दिया है। एम की वैल्यू पूछिए, सिंपली हम निकाल सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा 11 m-6, है ना। अब यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन पूरा लिखना नहीं है, आपको माइंड में आधी कैलकुलेशन करनी है। 5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास 24 प्लस 40 मतलब 64 आया, प्लस 54, तो इसको सॉल्व कर लो आप, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, 320 और 54 मतलब 473। तो ये 11 से देखो कैंसिल आउट हो गया, 3 4 टाइम्स आपके पास 6 यहां पर जाएगा, तो 40, एम की वैल्यू कितनी आ रही है 40, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कैलकुलेशन अपने माइंड में करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को जब समझते हैं, डेटा लिखते टाइम हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऐसी कैलकुलेशन मिल जाए जिसको आप बेटर वे में कर पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन इज फर्स्ट 39 इनिंग्स इज इतना। 39 इनिंग्स में एवरेज है 40, इन हिज 40th इनिंग ही स्कोर्ड वाई रन्स। अब देखो यहां पर आपका एलिगेशन यूज हो सकता है कैसे, 39 इनिंग्स में उसका एवरेज है 40, एक इनिंग में उसने वाई रन्स बनाए, तो एक इनिंग में उसका एवरेज कितना होगा वाई रन्स का, उसका जो बैटिंग एवरेज है ना वो 43 हो गया। कितना हो गया 43, सिंपल हो गया, है ना। हमें y की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो, इसमें से ये गया y-43, इसमें से ये गया 3। ठीक है, मैं कैलकुलेशन कैसे करता, y-43 एंड दिस में से दिस जाएगा यहाँ पर 3, मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली नीचे 3 लिखता, इज इक्वल्स टू 39/1, ये लिख लेता। अब आप चाहो तो ऐसा कर लो कि इसको कैलकुलेशन पूरा सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते थे कि 1 बराबर 3 के है, तो इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कितना हो गया 90 और 27 मतलब 117, ये इक्वल्स हो जाएगा y-43 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50 60 160, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया कि एलिगेशन कैसे यूज हुआ। इसको आप सिंपल एक इक्वेशन फॉर्म में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, कि 39 इंटू 40 ये आपके पास टोटल था, इसमें एक में उसने वायरन्स बनाए, तो एवरेज अब आपके पास 40 इनिंग्स में कितना हो गया 43 हो गया। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, इससे भी आपका राइट आंसर, इसमें थोड़ा सा आई थिंक 40 है। ठीक है, इन 40 इनिंग्स 39 इनिंग्स में 40 था आपके पास एक, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाता बिकॉज 40 दोनों में कॉमन आया था, तो 40 इंटू 4 मतलब 160। यहाँ पर ये इक्वेशन से करते तो इस तरीके से आपकी थोड़ा सा बेटर मतलब कैलकुलेशन आपकी बच जाती।
समझ में आया ना क्वेश्चन? क्लियर हुआ? दोनों अप्रोचेस आपको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला है कि द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 40.5, ठीक है। व्हेन द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज एडेड टू द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स द एवरेज बिकम्स 50 ग्राम्स ज्यादा, ठीक। तो यहाँ पर भी इसको एलिगेशन से यूज कर लो या फिर इक्वेशन के तौर पर यूज कर लो। एलिगेशन से अगर मैं करूंगा तो बोल सकता हूं ना कि 40 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज है 45.5, एक टीचर ऐड करा, ठीक है, टीचर का मान लो कितना है टी, तो आपके पास 500 ग्राम से वो बढ़ गया, मतलब क्या 46 केजीज हो जाएगा। अब यहाँ पर एलिगेशन यूज कर लो कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो टी माइनस 46, इसमें से इसको माइनस करोगे तो डिवाइडेड बाय 0.5 ये इक्वल्स टू 40/1, ठीक है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है 20, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है 66। उससे हमसे क्या पूछा है कि वेट ऑफ द क्लास टीचर, क्लास टीचर का वेट कितना हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन के तौर पर भी कर सकते थे कि 40 स्टूडेंट्स हैं, 45.5 आपके पास टोटल वेट हो जाएगा। अब इसमें अगर टीचर के वेट को ऐड कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स 41 हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 41 हो गए, वो 50 ग्राम से बढ़ जाएगा, मतलब कितना 46। तो यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ज्यादा करना पड़ता है, यहां पर कैलकुलेशन कम हुई। तो वही चीज है, देखो एलिगेशन का अपना फायदा भी है, कभी कभी कैलकुलेशन को काफी इजी कर देता है और कभी कभी इक्वेशन से वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा बेटर वे है कौन सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, राइट, बट इसका जो तरीका करने का है वो काफी सिंपल है। आप सोचेंगे कि ये प्रीलिम्स में कैसे आ सकता है, आ सकता है बिकॉज इसको करने का जो तरीका है ना वो कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ईजी है। कैसे, मैं समझाता हूँ। उसने हमसे बोला है कि 4 आइडेंटिकल जार्स हैं ABCD, ठीक है, जो कि इनिशियली क्या है वो खाली है। आगे वो बोलता है कि वाटर इज पोर्ड इनटू द जार सच दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन जार C इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन D। होता क्या है कि ABCD है, सब में पानी डाला जाता है, ठीक है। उसने हमसे ये बोला है कि C में जो पानी है ना, वाटर है, वो इक्वल्स टू है जो D में वाटर है, इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, राइट। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ वाटर है सी में वो 25% है जो अमाउंट ऑफ वाटर है ए में। मतलब क्या हुआ, ए में जो वाटर है, तो मान लो ये आपके पास 4x था, तो ये आपके पास उसका 25% x और x हो जाएगा, ठीक है। डेटा लिखते टाइम हम अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद वो बोलता है द टोटल वाटर फ्रॉम ऑल द 4 जार्स इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग देम। अब इसके बाद क्या होता है, देखो बी में भी कुछ वाटर होगा, है ना, हम पता नहीं है कि कितना है, बट वो आगे की कंडीशन हमें ये देता है कि सब में से पानी निकाला जाता है और फिर इक्वली डिवाइड करा जाता है इस तरीके से कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द वाटर लेवल इन जार ए इंक्रीजेस बाय 37.5%। 37.5% जैसे ही आया हमें समझ में आ गया ये क्या है, 3/8 की वो बात कर रहा है, इतने से वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज जो हुआ वाटर लेवल जार बी में वो कितना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, फिर से ध्यान से समझना। देखो ए में आपके पास यहां पर कितना है 4x है, राइट। अब ये अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो लेट अस सपोज कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको 8x मान लो, ये 2x मान लो, ये 2x मान लो, इनिशियली ये था, है ना। अब देखो इसमें जब पानी को निकाला गया और फिर से इनमें पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा गया तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, वो इतने से बढ़ गई, मतलब 11/8 ऑफ दिस मच, मतलब वो 11x हो गई। अब देखो जब पानी दोबारा से इसमें ऐड करा गया तो सब में इक्वल हो गया, मतलब ये हुआ ना कि बी में भी अब 11x होगा, यहां पर भी 11x होगा, यहां पर भी 11x होगा। मतलब ये हुआ कि चारों में जो टोटल वाटर ऐड किया गया था वो 44x था, इजंट इट। और अगर मैं इनिशियल केस में बात करूं यहां पर भी ये 44x ही होगा ना। अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इट माइट टेक सम टाइम, बट अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर यहां पर 44x था जिसमें से 4 यहां पर 8 यहां पर, मतलब टोटल 12 हो गए, रिमेनिंग आपके पास कितने 32x बचे। तो यहां पर इनिशियल क्वांटिटी बी में जो ऐड करा गया था वाटर वो कितनी थी 32x थी, अब वो कितनी होगी 11x हो गई। उसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज की जब भी वो बात करता है तो सिंपली हमें दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 21। कंपैरिजन किससे हो रहा है, जो इनिशियली वाटर था किसमें बी में, इनिशियली वाटर कितना था 32,
इनटू 100, सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास देख लो कितना हो जाएगा, ये 8 25, ठीक है, ये आपके पास हो गया 25 50 और 2 52, ठीक है। आप यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास क्या 6 टाइम्स, ठीक है, 45, देन 5 टाइम्स। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए, तो इसको ट्राई करना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला है कि ए बी सी है, ठीक है। ए 20 डेज में काम को करता है, बी 30 डेज में, और सी 50 डेज में काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। बी स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर 7 डेज ए उसको ज्वाइन कर देता है। तो जल्दी से इसको कर देते हैं। देखो, आपके पास अगर कभी भी ऐसा फंस जाओ आपके, आपको एलसीएम नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, तीनों में से तीनों का रेशियो ले लो, जो भी कॉमन है ना उसको हटा दो। आपके पास कितना बचेगा, यहाँ 2 या 3 या 5 बचेगा। आप क्या करो, ए के आगे आप लिख लो कितना 3 into 5, बी के आगे आप लिख लो कितना 2 into 5, और सी के आगे आप लिख लो कितना 2 into 3, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया 15 10 और ये 6, ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई, राइट। तो टोटल वर्क इनके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब वो हमसे बोलता है क्या, वैसे भी आप इनका एलसीएम निकालते तो 300 ही आता। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अगर आप एलसीएम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है, और ये आपके पास जो भी नंबर ऑफ डेज दिए हुए थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि बी काम को स्टार्ट करता है, 7 दिन के बाद ए से ज्वाइन कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने 7 दिन अकेले काम करा होगा, तो कितने यूनिट्स काम करा, 70 यूनिट्स। इसको लिखते हुए चलो, ठीक है। अब उसके बाद ए उसमें ज्वाइन हो गया, मतलब क्या, अब कितने यूनिट्स वर्क होगा, 25 यूनिट वर्क होगा। उसने बोला कि आफ्टर 3 मोर डेज, मतलब 3 दिन 25 into 3 75 यूनिट्स और काम हो गया। बी काम को छोड़ देता है, ठीक है, एंड अगेन ज्वाइंस 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड सी ज्वाइंस 5 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो हमसे ये बोलता है कि आगे काम खत्म होने से 2 दिन पहले तो बी ज्वाइन करता है फिर से, और काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले सी ज्वाइन कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि लास्ट के 2 दिन तीनों ए, बिकॉज ए तो काम कर ही रहा है, ए बी और सी लास्ट के 2 दिन तीनों काम करेंगे, बिकॉज सी ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम को ज्वाइन कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ, मतलब अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो आपके पास कितना 31, मतलब ये 31 यूनिट्स जो वर्क हुआ वो लास्ट के 2 दिन काम हुआ, कितना 62 यूनिट्स। और अगर मैं इन 3 दिनों में बात करूं तो ध्यान से समझना, इन 3 दिनों में कौन काम कर रहा था, ए तो ऑलरेडी काम कर ही रहा था और सी ने और ज्वाइन कर लिया था। मतलब अगर मैं बात करूं ए और सी, 21 यूनिट यहां पर काम हुआ है, कितने दिन, 3 दिन। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से समझना, पेन चेंज करके करता हूं इसे। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर केवल और केवल बी काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ए ने भी ज्वाइन कर लिया, तो ए और बी काम कर रहे हैं। फिर उसने ये बोला कि बी काम छोड़ देता है और फिर से वो ज्वाइन करता है लास्ट के 2 दिन पहले, जहां पर कंप्लीट होने वाला था ना उससे 2 दिन पहले ज्वाइन कर लेता है। और सी जो है वो काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ज्वाइन कर लेता है यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसको मैं ब्रेक डाउन कैसे कर रहा हूं, कि लास्ट के 2 दिन तो तीनों ने काम करा, ठीक है, तीनों ने काम करा, तो मिलाकर कितना 31 यूनिट। 31 यूनिट 2 दिन काम करेंगे तो टोटल कितना 62 यूनिट्स यहां पर काम करा। और इससे पहले अगर मैं इन 3 दिन की बात करूं तो सी ने ज्वाइन कर लिया था, तो ए तो ऑलरेडी काम कर ही रहा है, ए प्लस सी ए यहां पर ज्वाइन कर रहा, मतलब मिलाकर कितना 15 और 6 21 यूनिट यहां पर काम हुआ, ठीक है। 21 into 3 मतलब 63 यूनिट्स यहां पर काम हो गया। अब बीच में जितना भी टाइम होगा ना, मान लो टी टाइम, उसमें ए ने काम करा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो यहां पर 15 टी यूनिट्स काम हुआ है। और ये सब यूनिट्स काम होगा वो इक्वल्स टू किसके होगा, टोटल वर्क के। टोटल वर्क है कितना 300, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है इसको ठीक से ब्रेक डाउन करने की, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये किसके बराबर है, हौच पौच थोड़ी सी होगी, उसको प्लीज इग्नोर करिएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 15t इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, देखो 300 में से क्या क्या गया, 62 यहां पर है, 63 यहां पर है,
और ये आपके पास 145 है, तो मिलाकर हो गया देखो 0, ये 14 17 1 2 270। ठीक है, 270 यूनिट्स गए, हो गए। 300 थे तो बचे कितने, 30 यूनिट्स बचे हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है कि टोटल कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। तो देखो फिर से मैं अब इसको पेन चेंज करता हूं। देखो यहां बी ने कितने दिन काम करा था, स्टार्टिंग के 7 दिन काम करा है ना। उसके बाद ए ने ज्वाइन करा, फिर इन्होंने 3 दिन मिलकर काम करा। ठीक है, यहां से टी की वैल्यू आ गई, 2 दिन यहां पर काम हुआ। लास्ट के देखो कितने दिन थे, 5 दिन थे। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 17 और 10, सॉरी 7 और 10 17। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला है कि सम्राट कंप्लीट्स 25% ऑफ हिज जर्नी एट 7.5x किलोमीटर पर आवर। ओके, 50% 3x किलोमीटर पर आवर से, और जो बाकी के बचा हुआ है वो ये। ठीक है, एवरेज स्पीड उसने हमसे 80 किलोमीटर पर आवर दी हुई, एक्स की वैल्यू पूछी। बहुत सिंपल है, एवरेज स्पीड हम जानते हैं इक्वल्स टू किसके होता है, तो 80 बराबर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो आपने चला डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपको जितना लगा, यही होता है ना। टोटल डिस्टेंस मान लो 100% है, ठीक है, मानकर चलते हैं। अब देखो वो बोल रहा है 25% जो है, मतलब 25% डिस्टेंस, हमें टोटल टाइम निकालना है ना। तो डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड कितनी, उसने बोला 7.5x। ठीक है, बाकी का 50% डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी 3x, मतलब यहां पर टाइम लगा उसे कितना 50% अपॉन 3x। बाकी जो बचा हुआ उसका टाइम है, जो उसका डिस्टेंस है कितना होगा, देखो 25% यहां था, 50% यहां था, तो रिमेनिंग 25% होगा। ये उसने कवर करा है 5x स्पीड से। बस ये इक्वल टू दिया हुआ है 80 के, आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व हो जाएगा, कैसे, ध्यान से समझना। ये आपके पास देखो 3 बार गया, ये आपके पास 10 बार गया। मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ कितना, 10% अपॉन 3x, ये आपके पास 50% अपॉन 3x, ये आपके पास देखो ये 5 से गया, यहां पर 3x, यहां पर 3x, यहां पर भी मुझे 3x चाहिए। ये आपके पास 5% अपॉन x है। तो ऊपर नीचे अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन करा दूंगा, आपके पास 15% अपॉन 3x ही तो आ जाएगा ना। अब यहां पर देखो तीनों में डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गया, तो अब आपको वो एलसीएम निकालने की कोई ऐसे जरूरत नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ऊपर ये 10 प्लस 50 60 60 और ये 75, तो 75% अपॉन 3x, ये आपके पास नीचे का टोटल टाइम आ गया। ठीक है, इसको आप लिख लो 25%। तो आपके पास 100% तो टोटल डिस्टेंस था, टोटल टाइम आपके पास कितना आ गया 25% अपॉन एक्स, ये इक्वल्स टू है 80 के। ये आपके पास 4 बार गया, ये आपके पास 20 बार गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 20। मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, एक्स ही उसने पूछा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला है अ मैन स्टार्टेड अ सर्टेन जर्नी विद अ डिले ऑफ 60 मिनट्स। मतलब एक पर्सन है, मान लो यहां से चलना स्टार्ट करता है, वो ऑलरेडी 60 मिनट या फिर हम बोल सकते हैं 1 घंटे की वो डिले से चल रहा है। ठीक है, वो ऑलरेडी 1 घंटे के डिले से चल रहा है, राइट। अच्छा चलो, उसके बाद उसने बोला है एज अ रिजल्ट उसने अपनी स्पीड को 10% किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लिया। मान लो उसकी नॉर्मल स्पीड थी कितनी एस, तो अब उसको स्पीड करनी पड़ेगी कितनी S+10। ठीक है, जिससे कि वो टाइम पर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाए। ओके चलो, अगर टोटल डिस्टेंस आपके पास 120 किलोमीटर्स है, तो हमें फाइनल स्पीड बतानी है, मतलब S+10 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं 2 तरीके आपको यहाँ पर समझाऊंगा। एक बेसिक मेथड, वो क्या है, मान लो देखो टोटल डिस्टेंस है कितना d। ठीक है, अगर वो नॉर्मल स्पीड से इसको तय करता, तो d/s टाइम लगता। मतलब वो क्या 1 घंटे डिले हो जाता अगर वो ऐसे स्पीड से जाता तो, इजंट इट, यहां पर वो 1 घंटे डिले हो जाता। लेकिन उसने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, बढ़ा लिया, कितने से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डी डिस्टेंस को अगर वो S+10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता, तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता। मतलब जो टाइम यहां पर लगा और जो टाइम यहां पर लगा, उनमें डिस्टेंस डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का है। ये वैल्यू बड़ी होगी बिकॉज यहां पर उसे ज्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, सिंपल सा। तो आपके पास ये आ गया। अब देखो टोटल उसने हमें डिस्टेंस ये ऑलरेडी दिया हुआ है, 120 अपॉन एस माइनस 120 अपॉन S+10।
इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो हमारे पास बेसिक मेथड हो गया। इसको करने का जल्दी तरीका क्या होता है, जब हम ये टीडीएस को पढ़ते हैं तो हम इस बेसिक फॉर्मूले पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखते हैं, बिकॉज कई जगह ये यूज होता है। जब कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पर डिस्टेंस कॉमन हो, बिकॉज देखो डिस्टेंस दोनों ही केसेस में, मतलब जहां पर स्पीड नॉर्मल है और जहां पर वो बढ़ाकर कर रहा है, डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, जब भी आपके पास डिस्टेंस सेम हो, आपके पास दो स्पीड्स दी हो, स्पीड 1 और स्पीड 2, ठीक है, तो हमारे पास ये जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू किसके होता है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड्स का डिफरेंस, जो भी बड़ी है उसमें से छोटी को माइनस कर दो, इनटू जो भी टाइम लग रहा है, डिफरेंस जो भी डिफरेंस ऑफ द टाइम है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी जगह ये यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भी होता है। ठीक है, नीचे आगे के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तब इसको आप मैं और एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, डिस्टेंस आपके पास कितना 120 दिया हुआ है, स्पीड 1 मान लो एस है, स्पीड 2 कितनी हो गई, एस प्लस 10 हो गई, दोनों स्पीड्स के बीच में डिफरेंस कितना 10 है, टाइम कितना 1 घंटा। हम यहाँ पर मिनट्स में इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज हम स्पीड किलोमीटर, वो डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं, तो और स्पीड आपके पास किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हाथ में लेकर चलेंगे 1 घंटा। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 1200 इजिकल्स टू एस स्क्वायर प्लस 10s। तो ये आपके पास देखो एस स्क्वायर प्लस 10s माइनस 1200 इजिकल्स टू 0 आ रहा है। इसको आप कैसे कर सकते हो, ये देखो ये आपके पास क्या है, इसको अगर मैं लिखना है तो 30 × 40 लिख सकता हूँ ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 10 है, इसका मतलब 30 और 40, ये आपके पास नेगेटिव में रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब एस की वैल्यू कितनी आ रही है 30। तो नॉर्मल स्पीड उसकी कितनी है 30 है। उसने हमसे पूछा क्या है कि फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी, मतलब स्पीड जब वो बढ़ा रहा था तो कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रिक मैंने आपको समझा दी कैसे लगानी है और कब लगानी है। ठीक है, अब ये ट्रिक इंपॉर्टेंट क्यों है, और जरूरी नहीं है टीडीएस में ही यूज हो, और भी जगह यूज हो सकती है। किस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं उसमें इसको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन टीडीएस से रिलेटेड तो नहीं है, बट वो फॉर्मूला यहां पर यूज हो जाएगा। किस तरीके से, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में वो बोलता है हमसे कि अ सर्टेन नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स वर परचेज फॉर रुपीज 1800, 1800 रुपए में मान लो एन नंबर ऑफ बॉल्स को खरीदा गया था। 6 more cricket balls could have been purchased from the same amount if each cricket ball was cheaper by 10 rupees। मतलब क्या, वो मान लो पहले प्राइस कितना था, पी था, अब वो हमसे ये बोलता है कि सेम 1800 रुपए में ही वो 6 बॉल्स और लेकर आ सकता है अगर उस बॉल का प्राइस 10 रुपए कम होता तो। ठीक है, वो हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, मतलब एन की वैल्यू उसने हमसे पूछी। ठीक है, तो आप एक ऐसी इक्वेशन लिखो जहां पर n की जरूरत पड़े, तो इन दैट केस आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वो आप कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं हर एक बॉल की कॉस्ट देखूं पहले केस में, तो वो कितनी p रुपीज है। आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी थी 1800 रुपए थी, आपने n नंबर ऑफ बॉल्स खरीदी, इसका मतलब हर एक बॉल की कॉस्ट कितनी हुई 1800 अपॉन n हुई, ये बराबर किसके, p के। अब सिमिलरली इस केस में देखो, आपके पास अगर 1800 रुपए हैं और आपने n+6 बॉल्स ली, तो हर एक बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, p से 10 रुपए कम, मतलब इनमें जो डिफरेंस होगा वो 10 रुपए का होगा ना, इजंट इट और नॉट। समझ में आया। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके आप n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और उसने हमसे पूछा क्या कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो परचेज करी गई थी वही तो हमसे पूछी है ना, तो आपके पास n क्या हो जाएगी इसका, मतलब आप वैल्यू निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर आप इस क्वेश्चन की तरह इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज कर सकते हो, तो ध्यान से समझना। देखो ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, ध्यान से समझना, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कुछ सिमिलैरिटी समझ में आ रही है, दोनों आपके पास इक्वेशंस सेम है, हम इस इक्वेशन से ही वो फॉर्मूला निकालते हैं। यहां पर भी आपको क्या करना है, सिंपल, जो भी टोटल कॉस्ट आपके पास दी हुई है दोनों में सेम है 1800 1800, उसको लिख लो,
वहां पर हम क्या करते थे, स्पीड के बीच के डिफरेंस, स्पीड कहाँ होती थी, नीचे होती थी, है ना, सॉरी यहां पर हम लिखते थे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो सिमिलरली यहां पर भी n इंटू एन प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या करते थे, स्पीड का डिफरेंस, जो कि स्पीड्स नीचे होती थी, यहां पर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, वो कितना है, 6 है, इनटू यहां पर हम क्या करते थे, जो कि टाइम का डिफरेंस है ना, और यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, जो भी प्राइस का डिफरेंस है। दोनों आप इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे तो इसी तरीके से तो आ रही है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, कैसे, देखो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये आपके पास कितना, एन एन प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू 180 इंटू सिक्स आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों में देखो 6 का डिफरेंस है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 30 इंटू 6, मतलब मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ ना, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 6 का है, तो n की वैल्यू क्या हो रही है, दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो 30 के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो उसने परचेज करी थी वो कितनी थी, 30 थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, किस तरीके से हमने इसको यूज करा है वो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या आएगा। इन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, और वहां पर भी आपको और क्वेश्चंस दूंगा मैं करने के लिए। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सजेशंस है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर लूंगा। थैंक यू सो मच।